नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। आज हम आपको गांव धोबलाई जिला जयपुर के किसान मोंगाराम यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने टमाटर की उन्नत तकनीक से खेती करके अच्छी आय कमाई है। तो इन्होंने किस प्रकार से की टमाटर की उन्नत तकनीक से खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। आज के समय में हर किसान चाहता है कि खेती में सफलता मिले, पर मिलती उन्हीं किसानों को है जो सही प्लानिंग करके सही ढंग से नई तकनीकियों को अपनाते हुए प्रबंधन करते हैं और वही खेती में सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। ऐसे ही हैं ये सफल किसान जो 3.5 बीघा कच्ची में ड्रिप लगाकर उन्नत तकनीक से टमाटर की खेती की, जिससे इन्हें अंतिम तुराई तक अच्छी उपज मिली। जैसा कि आप इस समय इनका खेत देख रहे हैं, अभी इनकी फसल लगभग समाप्त हो चुकी है और इन्होंने इस फसल से अच्छी आय कमाई है। ये मेरे 3.5 बीघा कच्ची में टमाटर थे। उनका ये को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको गोबरिया खाद डाला, उसके बाद में पिलाव काटे और पिलाव काटने के बाद में 5-7 जुताई। जैसे जमीन एकदम तैयार होने के बाद में बेड गाले मशीन से। बेड गाड़ने के बाद में वो पौध वाले जो टमाटर तैयार हो गए थे उनको चोबे, और उनको चोबने के बाद बीज वाले चोब दिए और बीज वाले के तीसरे नंबर के बीज के चोब दिए। इसकी सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टमाटर में सिंचाई के लिए बूंद बूंद वाले ड्रिप सिस्टम सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें जितनी ही गर्म वो नमी रहती है ना, उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा करती है। तो बूंद बूंद से सिंचाई, हर दूसरे तीसरे दिन पानी इसमें छोड़ना पड़ता है। गर्मी के अंदर तो करीबन डेली का 2 घंटे तो इसमें पानी चलाना पड़ता है, और उनसे भी नहीं तापमान डरता है तब बेड़ों के अंदर खुला पानी चलाना पड़ता है, जिससे कि फूल बगर और जड़ें तापमान ऊपर से अच्छा फल लगे। करीबन 1-2 बार गोज जो कि कचरा भी निकालना पड़ता है, वो कचरा निकाल दिया। जब बाद में जब फूल वगैरह अच्छे तैयार हुए और जब फूल वगैरह बैठने लगे थे, उस टाइम पे विशेष तौर से दवाई पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। तीसरे-चौथे दिन कोई कीड़े की लट की दवाई देनी पड़े और कीड़े का स्प्रे करना पड़ता है, नहीं तो आधा फल तो यहीं निकल जाता है। इस कारण विशेष टमाटरों के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। ये जो 3.5 बीघा ज़मीन कच्ची, इसके अंदर बुआई से लेके तुड़ाई तक का 1.5 लाख का इसमें खर्चा हो गया, और यह 4 लाख के हुए थे। उसके 15 रुपये से लेके 35 रुपये तक के भाव में जाने से अच्छा मुनाफा मिलने के कारण 4 लाख के ये हुए कुल। उसमें खर्चा हो गया 1.5 लाख का, और शुद्ध 2.5 लाख रुपये इसमें बचत के आ गई। इस किसान भाई को टमाटर का बाजार भाव पहले कुछ दिनों तक कम मिला, इसके बाद टमाटर का बाजार भाव अधिक बढ़ गया, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। इस प्रकार इस किसान भाई ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से टमाटर की खेती में सफलता हासिल की और अच्छा मुनाफा कमाया। शुरू में तो जब पहला फाल था, उसके अंदर तो 40-50 करेटे डेली जाती थी और बहुत ही बढ़िया दाम मिलते थे। कभी 25,000 के, कभी 30,000 के, कभी 15,000 के। सुबह 10 बजे जाना पड़ता था, 4 बजे वापसी आ जाता। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि अपन तावड़े में है या छाया में है। मैंने जब ये फल शुरुआत में 15 रुपये से ही स्टार्ट किया था बेचना, और चोमू मंडी के अंदर बहुत ही बढ़िया दाम में, बहुत बढ़िया ही उचित मूल्य मिल गया, क्योंकि जो यहाँ बिकता था उससे 8-9 रुपये तेज में मंडी में खरीदने वाले, क्योंकि वहाँ तो व्यापारियों बहुत सारे रहते हैं जो बोली पे खरीदते हैं। इस कारण 15 से लेके 35 रुपये तक के पूरे भाव मिल गए।
इस किसान ने इतनी अच्छी आय लेने के लिए टमाटर की सही समय पर तुराई की और तुराई के बाद टमाटर की ग्रेडिंग की और ग्रेडिंग करते समय इन्होंने खराब टमाटरों को निकाल दिया। इससे इन्हें मंडी भाव और अच्छे मिले, जिससे मुनाफा अधिक मिला। ये जो 3.5 बीघा जमीन कच्ची, इसके अंदर बुआई से लेके तोड़ाई तक का 1.5 लाख का इसमें खर्चा हो गया और यह 4 लाख के हुए थे। उसके 15 रुपए से लेके 35 रुपए तक के भाव में जाने से अच्छा मुनाफा मिलने के कारण 4 लाख के ये हुए कुल। उसमें खर्चा हो गया 1.5 लाख का और शुद्ध 2.5 लाख रुपए इसमें बचत के आ गई। ऐसे है भाइयों, टमाटरों की खेती किया इस बार अच्छा मुनाफा मिला, क्योंकि भाव अच्छे होने के कारण गेहूं की तरह इस बार टमाटर भी अच्छे पैदा हुए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय धान की फसल में कई रोगों का प्रकोप हो सकता है। तो किसानों को चाहिए कि आप समय रहते धान की फसल में लगने वाले रोगों पर नियंत्रण करें। तो किस प्रकार से करें धान की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमेंद्र कुमार। हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है, जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के लिए तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा ना पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पर जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है।
अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम भी आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक बीमारी आने का चांस है, जिसको कि बैक्टीरिया या जीवाणु से जो बीमारी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें। अगर आप जाने देंगे तो जीवाणु जो इसके कारक हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे, और जो बगल वाले खेत में जो स्वस्थ पौधा हैं उसको भी ये लोग क्या है कि ये इन्फेक्ट कर देगा। इसके बचाव के लिए आप जो है बाज़ार में उपलब्ध है जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका 3 किलोग्राम मात्रा 50 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन के साथ मिश्रण करके प्रति 1000 लीटर पानी को इस मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे, और एक छिड़काव जो है जल्दी से जल्दी कर दें। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 4 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 78% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 54% रहने की संभावना है। हवा की गति 3 से लेकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों में पौध सुरक्षा रसायनों का छिड़काव स्थगित करें और फसलों में जल निकास की व्यवस्था रखें। बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए फिनाल्फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। मूंगफली की फसल में सुइयां बनने के दौरान फसल में निराई गुड़ाई न करें। घास को केवल हाथ से उखाड़ें। मूंग की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ज्वार की फसल में तना छेदक व तना मक्खी का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 5% कण 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 दिन बाद पौधों के पोटों में डालें। पालतू जानवरों जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को सूखा रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है जिला उदयपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। ये मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी पालन का ही तरीका है कड़कनाथ का। कुक्कुट का एक प्रजाति है जो अपने ब्लैक मीट के लिए फेमस होती जा रही है, पहले से भी लोग जानते हैं। इसका खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो उसमें प्रोटीन 25 से 70% है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का उसका बहुत कम मात्रा है, 0.7 to 1.02% तक होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
ये स्पेशल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए, कहीं भी ये अच्छे से अनुकूलन करके रह सकता है। किसान को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ये एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसके शरीर में लगभग हर चीज़ ब्लैक होता है, यही इसकी पहचान है। इसका पंख, इसका चोंच, इसका स्किन, इसके फेदर्स, ये सारी चीज़ ब्लैक, कॉम, बैटल, हर चीज़ ब्लैक कलर का होता है। लोगों का पहले तो ये मध्य प्रदेश में ये प्रजाति वहाँ की ओरिजिनेटेड है। मध्य प्रदेश में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है और कुछ ट्राइबल लोग इसको पहले पालते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला है। आज हमारे प्रदेश में भी लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और इसका पालन शुरू किए हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, लोगों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो उसके चलते इस ब्रीड पे एक खतरा एक्सटिंक्शन का आ गया है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सरकार ने कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस ब्रीड का पालन पोषण करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। जो भी आप पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर ये पालना चाहते हैं तो उसको पाल सकते हैं। इसका जो शरीर का वज़न है बिल्कुल अपना देसी मुर्गी की तरह है। जो नर मुर्गा है उसका वज़न 1.4 to 1.8 to 2 kg तक होता है और मादा जो है वो 1.4 to 1.8 kg तक होता है। और अभी जो फ़िलहाल इसका डिमांड है, सबसे ज़्यादा महंगा मांस इसका मिलता है। मुर्गी पालक किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं वो इसको डीप लिटर सिस्टम में पालें तो अच्छा रहेगा। कुछ बेडिंग मटेरियल दे दें और हवादार घर हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सफाई हो और स्पेस कम से कम 1 to 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड होना चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट से 2 से 2.5 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका चूजा है बहुत जगह मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था, लेकिन अब लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो जो भी मुर्गी का चूजा सप्लाई करते हैं लगभग वो पोल्ट्री यूनिट में भी इसका चूजा उपलब्ध है। किसान चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूजा मिलते ही आप उसका सबसे पहले जो चूजा का प्रबंधन तरीका है ब्रूडिंग, वो ब्रूडिंग सिस्टम अपनाएं और ब्रूडिंग में आप जो मुर्गी के चूजे के लिए करते हैं वही इसके लिए भी करना ज़रूरी है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और खाने दाना का, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टीकाकरण की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये डिजीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ टीका लगा देना चाहिए, जैसे कि रानीखेत डिजीज़ का, गम्बोरो डिजीज़ का, फॉल पॉक्स का। ये टीका बहुत ज़रूरी होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक चूजा का रिक्वायरमेंट है 10 से 15 ग्राम अनाज प्रतिदिन है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। एक सप्ताह में 5 ग्राम आप उसका दाना जो मिश्रण आता है पोल्ट्री फीड वो आप देते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं और एक एडल्ट बर्ड कम से कम उसका 70-80 ग्राम से 100 ग्राम तक पर डे वो खाना खाती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।